देश भर में आज बीएनएस लागू हो गया है। करीब 650 से ज़्यादा कोर्ट्स और 16,000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशंस में इस तरीके का सिस्टम को माइग्रेट किया जाएगा। जीएसटी डीमोनेटाइजेशन के बाद लॉ रिफॉर्म्स में एक बड़ा कदम इसको सरकार देखकर चल रही है और कहा जा रहा है कि कॉलोनियल जो पुलिसिंग सिस्टम था या कॉलोनियल लॉज जो थे उनसे उभर कर अब भारत के अपने लॉज होंगे। लेकिन इसमें क्या पेचीदगी रहेंगी, किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आम लोगों के लिए ये किस तरह से सामने आएगा और आम लोगों के लिए इसमें क्या है, हम बातचीत करेंगे विपक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो हमें बताएंगे इसकी क्या डिटेल्स हैं। सर, जीएसटी डीमोनेटाइजेशन के बाद अब सरकार बीएनएस को एक बड़ा स्टेप देख रही है और सरकार का दावा है कि जो जिनको हम कहते थे कि ड्रकोनियन लॉज जो हैं या कॉलोनियल लॉज जो हैं उनसे बाहर निकल के अब देश के अपने कानून होंगे, बहुत सिंप्लीफाइड कानून होंगे। लेकिन इसमें पेचीदगी ज़्यादा लग रही है क्योंकि इस तरह से 358 सेक्शंस हैं। 511 आईपीसीज़ को समझना इतना मुश्किल होता है। अब ये नए 358 सेक्शंस आए हैं बीएनएस में। इसके साथ साथ बीएनएसएस भी है और एविडेंस एक्ट को भी चेंज किया गया है, सीआरपीसी को भी किया गया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तीनों कानूनों का सीधे सीधे लोगों के जीवन से संबंध है, रोज़मर्रा का संबंध है। आपने चुनाव के फ़ायदे के लिए कि हमने बदल दिया कॉलोनियल कानून को बदल दिया, ये कहने के लिए, अपनी पीठ ठोकने के लिए आप जल्दबाजी में लाए उस समय, और उसका परिणाम भी देख लिया। देशव्यापी हड़ताल हुई ट्रक ड्राइवर्स की और दूसरे लोगों की, जो जिसमें रोड एक्सीडेंट के मामले में जो प्रोविज़न रखे गए उनको लेकर के त्वरित तरीके से, और अनंतोगतो आपको कहना पड़ा कि इसको हम स्थगित कर रहे हैं अभी। और अब चुनाव के बाद अभी लोग इस तरफ ध्यान भी नहीं गया था देश का, आप तत्काल उसको लागू कर दिया। इसीलिए हमने और कांग्रेस ने या विपक्ष ने सुझाव दिया कि आप इसको लोगों से बहस करवाइए, इसमें बात करवाइए। पार्लियामेंट में भी डिबेट हो ना, कहीं डिबेट नहीं हुई। आपने केवल कुछ लोगों में डिबेट करके, बातचीत करके, कोई राय ले करके है, तो इतने बड़े पैमाने पर जो चीज़ों को प्रभावित करता है उसमें आप नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात यह है, आप उसमें मॉडर्न टेक्निक्स को, जैसे आप ई फाइलिंग की बात आएगी, तो कहाँ है देश के अंदर, दूर दराज के एरियाज़ के अंदर अभी भी नेटवर्क नहीं है। आपके दिक्कतें हैं, मैं समझता हूँ उत्तराखंड के अंदर ही इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इस चीज़ को अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली अपने टूर पे थे, उन्होंने मंत्रियों से भी आग्रह किया था, केंद्रीय मंत्रियों से, कि कई जगह पर नेटवर्क नहीं है, तो ये चीज़ साबित करती है। आपने अच्छी बात कही कि मुख्यमंत्री भी और हम भी निरंतर कह रहे हैं जो दूर दराज के हमारे एरियाज हैं उनमें ये फैसिलिटी नहीं है। कोरोना काल में हम बुरी तरीके से एक्सपोज हुए, जब हम ने ऑनलाइन लोगों को टीचिंग की बात कही और वो फैसिलिटी देने की बात कही, बुरी तरीके से एक्सपोज हुए लोगों की बड़ी कठिनाइयाँ आई। लड़कों ने इस बात को बहुत उठाया। तो आज फिर वही स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार तो हुआ नहीं है, उसमें सुधार नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के कई तरीके के संदेह लोगों के दिमाग में हैं, और इससे निश्चित तौर पर एक बड़ा रिजनमेंट पैदा हो सकता है। और सरकार विरोधाभासों के साथ ये समाज को जोड़ करके नहीं करते, ये समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके ये कॉन्फ्लिक्ट की राजनीति करते हैं, और ये भी उसी का एक हिस्सा है जो कॉन्फ्लिक्ट की राजनीति करते हैं। नहीं तो यदि पुराने कानूनों में आप संशोधन कर रहे हैं तो इसमें देश में एका हो सकता था, लेकिन आप जो मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं उस पर कांग्रेस को ही नहीं, उस पर सामान्य लोगों को भी ऐतराज़ है। आप बुलडोज करना चाहते हैं हर चीज़ को। हम समझ रहे थे कि ये जो तीसरा इनका कार्यकाल है, इसमें शायद ये सरकार बहुत कुछ
जो रियलिटीज़ हैं उनसे सबक लेकर के काम करेगी, लेकिन लग नहीं रहा है। जिस तरीके से चीज़ों को थोप रहे हैं संसद के अंदर, नीट जैसे विषय पर जो है आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप लीडर अपोजिशंस चाहे लोअर हाउस में हो अपर हाउस में हो, उनके माइक बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ये है कि आप कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। फर्स्ट में यही देखा लोगों ने, सेकंड में ही देखा, थर्ड में भी। तो कन्फ्रंटेशन किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी के हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है। एक तरफ सर एविडेंस एक्ट को बदला गया है, सीआरपीसी को बदला गया है, आईपीसी को ख़त्म किया गया है, लेकिन पुलिस एक्ट 1861 जो है ज्यों का त्यों है। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पुलिस रिसोर्सेज की बहुत कमी है। हम अपने प्रदेश की अगर हम बात करें तो पुलिस जो है ऑलमोस्ट डेफिसिट में जा रही है। एक स्पष्ट विरोधाभास आईपीसी या एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, इन सब के लिए पुलिस एक वो है। आपने जो पुलिस एक्ट है, आपने उसमें कन्फ्रंटेशन है, और इसमें जो आपने प्रोविज़न कर रखा है, आपने कोशिश ये की है कि पुलिस को ज़्यादा पावर्स मिल जाए कस्टडी आदि के मामले में जो है। तो ये सब चीज़ें जो है, यदि आप ऐसी संस्थाओं को ज़्यादा ताकत देंगे तो उसका दुरुपयोग की जो संभावनाएं रहती है, उस पर क्या चेक है? विपक्ष ये जानना चाहता है, देश से जानना चाहता है, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं है। कानून की अगर बात की जाए तो अभी हरिद्वार में जिस तरह से 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ जो हुआ, नृशंस एक कृत्य हुआ, उसकी सबने भर्त्सना की है। और पुलिस के रोल को आप कैसे देखते हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या जिस तरह से पुलिस जो है विक्टिम को ट्रीट कर रही है? इसमें दोनों का कंडक्ट, पुलिस का भी और सरकार आकाओं का भी कंडक्ट जो है संदेशवर्ध है। और ऐसा लग रहा है कि पूरी व्यवस्था जो है अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो मुख्य अपराधी जिसको लोग कह रहे हैं कि उसी ने ये सब जाल रचा है और वो अपराध में सम्मिलित था, तो उसको आपने भागने का मौका दे दिया। और आपने उसके ऊपर जो धाराएं लगा रखी है, वो धाराएं बहुत ही सामान्य धाराएं हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि घोषित रूप से वो एक ऐसी बच्ची है, किसी को उसमें कोई संदेह नहीं है, और विधवा की बेटी है, गरीब बेटी है, आपने उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है और आपने ऐसी एक्ट नहीं लगा दी लोगों पर। मतलब जिसको सर्वप्रथम लगाया जाना चाहिए था, उसके लिए कांग्रेस के हमारे एससी प्रभाग के अध्यक्ष जी को उनको आवेदन करवाना पड़ा उसकी माँ से जो है। तो ये सब चीज़ें उसकी माँ निरंतर चीख करके कह रही है, और अभी तक आपको ये जान करके ताज्जुब होगा, न केवल भागने में मुख्यमंत्री की मदद हुई है, बल्कि सरकार का कोई भी प्रभावी व्यक्ति आंसू पोंछने के लिए उस विधवा के पास नहीं पहुंचा है। बीएनएस में रेप और जो माइनर्स हैं उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप में कठोर सज़ा का प्रावधान है। आपको लगता है कि इस तरह से फ़ायदा मिलेगा या राहत मिलेगी? ना, आप यदि इन्वेस्टिगेशन के वक्त में हैं, इस तरीके की चीज़ें करेंगे कि जो आज के एग्जीक्यूशन कानून है उसका भी ठीक तरीके से उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो कैसे आप कितने कठोरतम प्रोविज़न कर लीजिए। वो तो जिन लोगों को उसको लागू करना है उस पर है। जब आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नाबालिग बच्ची, दलित की बच्ची, विधवा की बच्ची, रेप होता है, उसके साथ सामूहिक रेप होता है, उसके बाद सामूहिक तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे ज़्यादा बड़ा जघन्य घृणात्मक कौन सा अपराध हो सकता है? लेकिन उस अपराध में कोई भी व्यक्ति यदि कह दे कि शांतरक्षा के अंदर उस अपराध को लेकर के सत्तारूढ़ दल का चेहरा बिल्कुल साफ है, तो मैं उस व्यक्ति वो मेरे सामने आ करके बताए। कोई व्यक्ति नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि ये इस केस को खत्म करना चाहते, ख़त्म करना चाहते। आखिरी सवाल आपसे लेंगे। नीट को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसे समय में जब नए कानून आ रहे हैं, नए लॉज आ रहे हैं, तो पेपर लीक्स को लेकर उत्तराखंड में भी कई हज़ारों लाखों बच्चों का जो भविष्य अधर में लटक गया था, नए कानून आए। अब ये बीएनएस और जो बीएनएसएस जो आया है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं
कि कैसे फ़ायदा मिलेगा एक आम आदमी को, चाहे वो पेपर लीक की बात हो? हमने इस लाइन को उसका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो पेपर लीक है, चाहे नौकरियों के पेपर लीक हों, चाहे इस तरीके के नीट और नेट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले हों, ये भाजपा सुनियोजित है। भाजपा इन परीक्षाओं को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है और उसको कंट्रोल में रखने के लिए अपने लोगों को ऐसा तंत्र बनाया गया कि अपने लोग फिट किए गए। इसीलिए आप देखिए उत्तराखंड का में जो परीक्षा में धांधली का है, उसका मास्टरमाइंड भाजपा का व्यक्ति हाकम सिंह, और उसके हाकम को बचाने में लगे हुए हैं। अब आप बिहार जाइए, गोधरा जाइए, कहीं जाइए, आपको कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको कहीं न कहीं से भाजपा का संरक्षण है या भाजपा के लोग समझते हैं, सत्ता समझते हैं। आज इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि ये परीक्षा लीक वाले मामलों में इन पर लाखों लोग उद्वेलित थे। जो बच्चे कल बैठने वाले हैं नीट की परीक्षाओं में, उनमें वो भी उद्वेलित हैं, जो आज बैठे हैं वो भी उद्वेलित हैं, उनके माँ बाप उद्वेलित हैं। लेकिन आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर 3-4 घंटे की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। आपने 3-4 घंटे की सब चीज़ काम, हमने काम रोको प्रस्ताव पेश किया था राहुल गांधी ने, तो काम रोक करके 3-4 घंटे की वो कर लेते, उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस कर लेते। लेकिन आप नहीं चाहते, आपने कन्फ्रंटेशन किया, आपने लीडर अपोजिशन को अपनी बात नहीं कहने दी। राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, पूरे देश ने सुना, उन्हें कहा हम और आप, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके कुछ यहाँ बात करते और एक सॉल्यूशन देश को देते कि नहीं, हम ये सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं जिससे लोग आश्वस्त होते। अब इतने बड़े गेस्चर को जो है आपने बुलडोज करने की कोशिश की। तो आपने लोकसभा में लीडर अपोजिशन के माइक को बंद कर दिया, जो समाचार है, आपने राज्यसभा में लीडर अपोजिशन के माइक को बंद कर दिया। ये सब चीज़ें एक स्पष्ट दृश्य नज़र आगे का दृश्य दिखा रही हैं कि आगे भी इसी तरीके के कन्फ्रंटेशन होंगे। वर्ष 2024 के मैंडेट से सत्तारूढ़ दल ने कुछ नहीं सीखा है, बल्कि उनका अहंकार और बढ़ गया है। धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का कहना है कि बीएनएस और जो बीएनएसएस और जो नए लॉज जो आए हैं, उससे जो है वो कॉन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है। जो ये कॉन्फ्लिक्ट कानून है, इससे जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के या फिर कमज़ोर लोग हैं, आम आदमी हैं, उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि इसमें कई सारी धाराएं जो हैं, जैसे कस्टोडियल टाइम पीरियड की बात होती है, पुलिस को ओवर पावर करने की बात होती है या एक्स्ट्रा पावर्स देने की बात होती है, तो उससे आम आदमी को नुकसान होगा, प्रताड़ना बढ़ेगी। वहीं हरीश रावत जी ने सवाल भी उठाया है कि जिस तरह से हरिद्वार में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो नृशंस उसकी हत्या की गई रेप के बाद, क्या उसको बीएनएस के बाद इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा मामला है। पेपर लीक को लेकर भी हरीश रावत जी ने मुद्दा उठाया है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।